तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस Q&A एपिसोड में। भाई पिछले हफ्ते 400 क्वेश्चन, उसके अगले हफ्ते 500 क्वेश्चन और आज तो ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन दे दिया आप लोगों ने। भाई मतलब क्या चीज है, 600 क्वेश्चन पढ़ने में मेरा आधा घंटे से भी ज्यादा का टाइम निकल गया होगा, शायद उससे भी ज्यादा लगा। लेकिन 20 क्वेश्चन मैंने चुन चुन के निकाले हैं। अब पता नहीं आप लोगों का क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं। और मैं ये सोच रहा था कि कितना बुरा लगेगा आप में से कितने सारे लोगों को, क्योंकि हमने कमेंट करा, लेकिन मेरे लिए गाइस कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे कमेंट में से मैं सबका आंसर दे दूं। तो एब्सोल्युटली अमेजिंग आपका जो सपोर्ट है उसके लिए गाइस सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जितनी बार बोलूं उतना ही कम है। लेकिन ये Q&A वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए चुने हैं। लाइक बटन आपको दबाना है, हर हफ्ते अभी हम करने लग गए हैं, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी आपका क्वेश्चन भी इस एपिसोड में आ जाएगा। और हमेशा मैं कहता हूं अगर आपने नहीं अपना कॉमेंट यहाँ पे देखा इस वीडियो के अंदर तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मैक्सिमम कॉमेंट्स का इस वीडियो के ऊपर रिप्लाई करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन आता है गौरव की तरफ से, पूछते हैं ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम इन WWE, स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन, डैनियल ब्रायन अथॉरिटी, अंडरटेकर शॉन माइकल्स या फिर स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक। अब भाई इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी राइवलरीज है, बहुत ही सारी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक चुननी हो तो मैं ऑस्टिन और विंस की राइवलरी चुनूंगा क्योंकि वो एक ऐसा चेंज लेके आई थी रेसलिंग की इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी रेवोल्यूशन लेके आई थी इंडस्ट्री के अंदर जो कि शायद और किसी फ्यूड ने नहीं करा। ऑस्टिन और रॉक की फ्यूड शायद बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी। उनकी जो ट्रिलोजी है मैचेस की, वो एक ऐसी ट्रिलोजी है जिसको कोई प्रोबेबली कभी भी नहीं बीट कर सकता। लेकिन गाइस ये जो विंस मैकमैन और ऑस्टिन की फ्यूड है जो कि मैंने अभी मंडे नाइट वॉर्स में भी देखा है, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए और इसी वजह से ये मैं चुनूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आता है फ्यूचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी की तरफ से। ब्रो कुछ न्यूज सोर्सेज बोल रहे हैं कि AEW ने कुछ रेसलर्स को फायर कर दिया जस्ट लाइक WWE डिड, टेल अस योर थॉट्स ऑन इट। तो हाँ ऐसा हुआ है। सेडी गिब्स और जिमी हैवक, एक दो और ऐसे सुपरस्टार है जिनको AEW ने फायर कर दिया है। और बेसिकली इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है हमको जानने को नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर सामने आ रहा है कि AEW का जो रोस्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई यूज नहीं हो रहा था, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सही से पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे थे बैक स्टेज, या फिर जो उनके रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं AEW के, तो उसकी वजह से कुछ रेसलर्स को भी निकाला गया है। और एक रीजन और ये भी बोला जा रहा है कि उन रेसलर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इस वजह से उन्होंने खुद भी अपना कईयों ने रिलीज मांगा है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से है, कॉस्ट कटिंग भी शायद कहीं ना कहीं इसका पार्ट हो सकती है। तो ये है इस पे लेटेस्ट अपडेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AS रेसल की तरफ से, भाई शेन मैकमैन के पंचेस इतने फेक क्यों लगते हैं? अब भाई ये तो मैं नहीं जान पाया आज तक, क्योंकि विंस मैकमैन जैसे इतने बड़े रेसलिंग आइकॉन के बेटे हैं और उनके पंचेस फेक तो नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से। स्टेफनी मैकमैन आई थिंक हैज बेटर पंचेस देन शेन मैकमैन, लेकिन उनका वो अलग स्टाइल है, वो अलग तरीके से अपने आप को वहां पे आके दिखाते हैं, लेकिन बहुत फेक लगते हैं। इस बात के लिए मैं एग्री करूंगा, लेकिन इसका कोई रीजन मेरे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे हर्षित की तरफ से, पूछते हैं व्हाट हैपेंस इफ रॉक बाइज WWE फ्रॉम विंस मैकमैन जस्ट लाइक XFL। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आती होगी कि क्या रॉक भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। $15 मिलियन में उन्होंने XFL खरीदी है, लेकिन उनकी नेटवर्थ गाइस है अराउंड 300 to 400 मिलियन डॉलर्स और WWE की वर्थ एटलीस्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स है इस समय पे। तो अगर किसी को खरीदनी है WWE तो उसको $1 बिलियन से भी ज्यादा देने पड़ेंगे। एंड रॉक अगर अपनी पूरी सारी कमाई सारा कुछ बेच के भी WWE खरीदना चाहे तो भी वो 3 गुना से भी ज्यादा कम पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। अब ये चीज ऑब्वियसली हो सकती है कि वो पार्टनर करना चाहें किसी और कंपनी के साथ, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे किया XFL के केस में, लेकिन आई डोंट थिंक रॉक हैज एनी प्लान्स टू बाय WWE, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल की बात है। XFL एक डेड कंपनी थी जो कि बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी थी और रॉक ने इसको एज अ प्रोजेक्ट लिया है, एज अ मिशन लिया है कि शायद वो उस चीज को रिवाइव कर सकेंगे। और विंस मैकमैन जो चीज नहीं कर पाए शायद अब रॉक और उनकी जो बाकी टीम है वो कर पाएगी, लेकिन WWE आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अकिब पोएट्री की तरफ से आता है, अकॉर्डिंग टू यू हु विंस रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर एट समर स्लैम। अब ये मैच जबकि अच्छा तो बहुत ज्यादा है, स्टोरी लाइन भी इसकी अच्छी चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आके रुक चुकी है वो है इसके रिजल्ट के ऊपर कि आखिर कैसे WWE इस मुसीबत से बाहर निकलेगी। क्योंकि लोग जबकि चाहते हैं ऑर्टन को एज ए चैंपियन, मैंने भी ये बात बोली है मैं देखना चाहूंगा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को क्या अभी टाइटल हराना इतनी जल्दी, ये क्या सही बात होगी? क्योंकि मैकिंटायर को 2-3 अपोनेंट मिले, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टॉप सुपरस्टार्स को हरा के भी अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है और अब समय आ चुका है उनका टाइटल हारने का। तो ये काफी अजीब सी सिचुएशन है WWE के लिए।
और मैं यही प्रिडिक्ट करूंगा कि रिक फ्लेयर का कोई ना कोई हमें इंसिडेंट जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रिक फ्लेयर को ऑर्टन ने अटैक किया है। अब क्या वो ऑर्टन की फेवर में होगा या फिर उनके अगेंस्ट होगा, ये बात अभी मैं एग्जैक्टली नहीं सोच पा रहा। हो सकता है जो गो होम शो हमें देखने को मिले उसके बाद थोड़ा सा आइडिया और लगे, लेकिन इस बात पे मैं अभी भी खड़े रहूंगा बिल्कुल अपने ओपिनियन के ऊपर कि मैकिंटायर को समरस्लैम के अंदर टाइटल नहीं हारना चाहिए। ये फ्यूड 1-2 मैचेस और चलनी चाहिए और फाइनली जो है रैंडी ऑर्टन इसको जीत सकते हैं टाइटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आम जिंदगी की तरफ से, इट्स अ रैपिड फायर फर्स्ट वन। तो रैपिड फायर ज्यादा आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आज ये पहला है। बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर, आई विल से शार्लेट फ्लेयर रेसलिंग वाइज, लेकिन गिमिक वाइज आई वुड से बेकी लिंच। जेरिको इन डब्ल्यूडब्ल्यू और जेरिको इन एईडब्ल्यू, भाई जेरिको कहीं पे भी हो, आई लव क्रिस जेरिको, तो यहाँ पे मैं कोई एक चॉइस नहीं चुन सकता हूँ। जॉन सीना एज ए हील और रोमन रेंस एज ए हील, ओनली वन कैन बिकम हील फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम। आई विल डेफिनेटली पिक रोमन रेंस, क्योंकि जॉन सीना अगर आते भी हैं तो एज अ फेस मुझे उनका कैरेक्टर उतना शायद ओवरडन नहीं लगता है जितना कि रोमन रेंस का है, और रोमन रेंस एज ए हील कितने कमाल हो सकते हैं बात मैं जानता हूँ। उसके बाद आता है रेसलमेनिया 30 और रेसलमेनिया 31। रेसलमेनिया 31 में चुनूंगा क्योंकि जबकि बहुत आइकॉनिक मोमेंट्स थे 30 के अंदर, रेसलमेनिया 31 मेरे हिसाब से स्टार्ट से लेकर एंड तक एक कंप्लीट पेपर व्यू था और इसी वजह से इसको मैं चुनूंगा। जॉन सीना और हल्क होगन, हु वाज द बेटर फेस ऑफ द कंपनी। अब हल्क होगन को मैंने ऐसा नहीं है कि वीक बाय वीक फॉलो करा है और जॉन सीना को भी नहीं करा, क्योंकि जब वो आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नए नए तो इतने पॉपुलर नहीं थे सीना, लेकिन फिर एकदम वो फेस के जो उनकी जर्नी थी वो आगे बढ़ती चली गई। और मैं कहना चाहूंगा कि हल्क होगन ने जो 80s के टाइम पे किया है वो कोई भी और सुपरस्टार नहीं कर पाया था, और वही चीज जॉन सीना ने एक दूसरी एरा के अंदर करी है। तो एक चुनना मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। ब्रॉक लेसनर एज अ फुल टाइमर और जॉन सीना एज अ फुल टाइमर, डेफिनेटली जॉन सीना। और इसका रीजन ये है क्योंकि ब्रॉक लेसनर मुझे पसंद ही एज अ पार्ट टाइम आते हैं, क्योंकि जब वो फुल टाइम आते हैं हमेशा चैंपियन रहते हैं, चीजें बोरिंग हो जाती हैं, और जब वो जाके एक बार फिर से वापस आते हैं कुछ टाइम ऑफ लेने के बाद तो चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, दैट्स व्हाई। अगला आता है विल यू मेक ड्रू मैकिंटायर अ पार्ट टाइमर और सेथ रॉलिंस अ पार्ट टाइमर। भाई इन दोनों का करियर अभी पीक पर चल रहा है, क्यों दोनों को मैं पार्ट टाइमर बनाऊंगा, इसमें भी मैं कुछ नहीं चुन सकता। योर फेवरेट ब्रॉक लेसनर मैच, बहुत सारे ब्रॉक लेसनर के अच्छे अच्छे मैचेस हैं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो मुझे बहुत पसंद है, और हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का एक काफी कमाल का मैच देखने को मिला था एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक, समर स्लैम का मैच, और भी बहुत सारे मैचेस हैं ब्रॉक लेसनर के। और एक अगर कोई बोलेगा आके तो यार कैसे मैं बता दूं। और उसके बाद retained Rock in WWE in 2004 और made John Cena as face of WWE, definitely retaining the Rock, क्योंकि जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, क्या आप सोच सकते हैं अगर रॉक अभी भी WWE में होते और हॉलीवुड में कभी नहीं गए होते तो क्या पता WWE इस स्टेज तक आती नहीं, या फिर रेटिंग्स इतनी नीचे नहीं गिरती, क्योंकि रॉक उस चीज को आगे बढ़ा सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे मोहम्मद की तरफ से, पूछते हैं आफ्टर मंडे नाइट वॉर सीरीज विल यू मेक वीडियो ऑन रूथलेस एग्रेशन एरा सीरीज। अब भाई मंडे नाइट वॉर्स में अभी भी बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं, मेरे हिसाब से 7 हम कर चुके हैं, 13 एपिसोड्स और बचे हैं, तो बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है। तो जब सीरीज खत्म होने वाली होगी या फिर खत्म हो चुकी होगी उसके बाद मैं सोचूंगा कि कितना टाइम बीच में मुझे चाहिए नई सीरीज के लिए और क्या कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली रूथलेस एग्रेशन एरा मेरी लिस्ट के ऊपर है, क्योंकि वो जस्ट कंटिन्यूएशन में ही है एटीट्यूड एरा के खत्म होने के बाद क्या हुआ, यानी कि मंडे नाइट वॉर्स के बाद क्या होता है, वो रूथलेस एग्रेशन एरा शुरू हो गई थी, और अगर हम वो करेंगे तो शायद आपको एक अच्छी स्टोरी मिल सकती है, तो देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली दिस इज ऑन माई लिस्ट। अगला क्वेश्चन आता है KRN की तरफ से, पूछते हैं डू यू थिंक दैट समरस्लैम PPV एंड सम अदर PPV विल बी समवेयर एल्स देन द परफॉर्मेंस सेंटर। अब ये चीज शायद जल्दी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, हो सकता है स्मैकडाउन पे ही हो जाए कि एमवे सेंटर जो है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, वहां से गाइस अब WWE अपने शोज एयर करने वाली है इंक्लूडिंग समरस्लैम, जबकि फैंस को आना अलाउड वहां पर नहीं है। एमवे सेंटर होस्ट करेगा सारे शोज को, और WWE आने वाले हफ्ते से जो है वो स्मैकडाउन और रॉ के एपिसोड को एक बार वापस लाइव लेकर जाने वाली है। और ये भी न्यूज आ रही है कि बैक स्टेज जो मोराल है, जो माहौल है, वो पहले से काफी अच्छा हो गया, तो चीजें पॉजिटिव हैं WWE के लिए थोड़ी, और सुपरस्टार्स भी आगे देख रहे होंगे कि अच्छा एक चेंज उनको मिल रहा है। बहुत समय से परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो बंद हो गए थे काइंड ऑफ, और अब एक चेंज उनको मिलेगा, तो उम्मीद करेंगे कि इससे परफॉर्मेंसेस भी बेटर हमें देखने को मिलेंगी और शोज की जो ओवरऑल लुक है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। व्हाई एंड हाउ विल यू टर्न द फील्ड इनटू अ फेस सुपरस्टार। मेरे हिसाब से फील्ड को कभी भी फेस नहीं टर्न करना चाहिए, क्योंकि सिंपली इसका रीजन ये है कि वो कैरेक्टर ही एज अ हील है, और ब्रे वायत के मल्टीपल गिमिक्स इस वजह से हैं कि अगर वो हील
बनते हैं तो वो फील्ड को यूज करें, अगर वो फेस बनते हैं तो वो नॉर्मल ब्रेव ही रह सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज वेरी गुड इन दैट, और ये कैरेक्टर्स को उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। डू यू थिंक द WWE सुपरस्टार्स लाइक एडम कोल एंड कीथ ली हु हैव बिग नेम इन NXT विल बी वर्ल्ड चैंपियंस? होने को तो कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन विंस मैकमैन जब तक, आई डोंट थिंक कि NXT का कोई सुपरस्टार एकदम से आएगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंच जाएगा, होना बहुत मुश्किल है, और यही एक्चुअली में जो है वो ऑनेस्ट बात है। अगला क्वेश्चन आता है मनीषा कुमारी की तरफ से, पूछते हैं क्या रेट्रीब्यूशन को डायरेक्ट सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड मिल सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कहा था कि सारी चीजें ग्रेटर गुड के लिए होंगी और रॉ को ही डिस्ट्रॉय कर रही है यहाँ पे रेट्रीब्यूशन। तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मतलब ये है कि सेथ रॉलिंस को फेस बनना पड़ेगा, यानी कि फेस अगेंस्ट हील, और हील अगेंस्ट हील शायद उतना अच्छा कभी भी नहीं होता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस, एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए। रेट्रीब्यूशन को अलग चलना चाहिए, रॉलिंस को अलग चलना चाहिए, और एक ग्रेटर गुड आखिर है क्या, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। क्या WWE को खुद भी पता है ग्रेटर गुड क्या है? आई डोंट नो, क्योंकि इतने महीने हो चुके हैं और अभी तक कुछ आइडिया नहीं लगा कि आखिर सेथ रॉलिंस चाहते क्या अपने इस गिमिक से। तो अगर उसका कुछ आइडिया मिले तो बेटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं अंकित सिंह की तरफ से, व्हाट विल यू डू इफ यू आर विंस मैकमैन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन? आई डोंट नो यार, मैं उस सिचुएशन में जब तक हूँ नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता, और मैं यहाँ पे बैठ के भी अगर बोल दूँ मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तो मुझे क्या पता वो चीज़ें पॉसिबल हो भी पाएंगी या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से विंस मैकमैन जबकि औरों की नहीं सुनते, अपने हिसाब से वो जो पॉसिबल है वो कर ही रहे हैं, और वो अपने बिजनेस के लिए बेस्ट ही चाह रहे हैं इस पॉइंट पे भी। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बैठ सकता कि मैं विंस बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे ध्वनित की तरफ से, और ये पूछते हैं पुराने WWE PPV के कॉन्सेप्ट में से आप किनको आज के टाइम में देखना पसंद करोगे? बाय द वे नाइस वर्क बडी, थैंक यू सो मच। अगर PPV की बात करूं तो एज सच मैं नहीं कहूंगा कि इस पेपर व्यू को वापस ले, और इसका एक रीजन है कि आज की डेट में WWE जो PPV की थीम है उसको ज्यादा कुछ मेंटेन नहीं करती है। यानी कि जैसे सर्वाइवर सीरीज कुछ सालों पहले अपने प्राइम में थी, आज वो सर्वाइवर सीरीज की हाइप ही नहीं है। बोलते तो उसको टॉप 4 पेपर व्यूज हैं, लेकिन इतना कुछ खास उसका मतलब नहीं रह गया है, और गिमिक ज्यादा हो चुकी है अब सारी चीजें। इनफैक्ट कि थोड़ा एक थीम हमें पूरे शो का देखने को मिले। लेकिन अगर मैचेस की बात है तो बहुत सारे ऐसे स्टिपुलेशन वाले मैचेस हैं जो मैं देखना चाहूंगा, जैसे कि एम्बुलेंस मैच, 3 स्टेजेस ऑफ हेल जो कि एक ही बार हुआ था, आई थिंक पंजाबी प्रिजन मैच है। बहुत सारी अलग अलग स्टिपुलेशंस हैं जो कि मैं वापस आती हुई देखना पसंद करूंगा। अगला क्वेश्चन आता है सृजा की तरफ से, पूछती है इफ यू गेट अ चांस टू मीट अ WWE सुपरस्टार, which 5 सुपरस्टार्स विल यू चूज एंड व्हाई? अब आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार्स को मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ रियल लाइफ के अंदर। आप लोग ओ माय गॉड ये क्या बोल रहा है, एकदम से क्या बोल दिया इसने। लेकिन अभी मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा आपको, हो सकता है कभी आगे जाके कम्युनिटी टैब पे दिखाऊं। लेकिन मैं मार्क हेनरी से मिला हुआ हूँ रियल लाइफ में, जब वो इंडिया आए थे। उन्होंने मेरे को इनफैक्ट फोटो भी अपने साथ खिंचवाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत उतनी सही नहीं थी। डैनियल ब्रायन के साथ मेरी फोटो है, जिनके साथ मैंने सेल्फी ली हुई है, वो मैं शेयर कर दूंगा कम्युनिटी टैब के ऊपर। और भी बहुत सारे, मतलब बिग शो से मैं मिला हुआ हूँ, जब बिग शो बहुत सालों पहले, आई थिंक 2014 के आसपास इंडिया में आए थे, तो वो एक मोमेंट थी। और बाकी मैं लाइव इवेंट्स में गया हूँ, तो इन 3 सुपरस्टार से मैं मिला हुआ हूँ एक्चुअली में, और बाकी लोगों को मैंने देखा है अपने लिटरली सामने लाइव इवेंट में। तो ये एक डेफिनेटली बढ़िया बात है। लेकिन क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि 5 सुपरस्टार कौन से हैं, तो भाई मैं किसी से भी मिलवा दो, मतलब कोई स्टार आ जाता है सामने तो उनसे मिलने का मजा ही अलग होता है। अगला क्वेश्चन आता है जेशान की तरफ से, पूछते हैं व्हेन डॉल्फ ज़िगलर विल टर्न फेस एंड will WWE give Dolph Ziggler a good push and make him a WWE champion because he really deserves that? एक ही शब्द में अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो वो है नो, क्योंकि विंस मैकमैन डॉल्फ ज़िगलर को हमेशा एक ऐसे सुपरस्टार की तरह देखते हैं जो बाकियों को चैलेंज कर सकता है और उस चैलेंज में हार जाता है। अगला क्वेश्चन आता है SMC शॉर्ट मूवी क्रिएटर की तरफ से, और ये पूछते हैं व्हाट इफ WWE buys All Elite Wrestling in 2021 and what if AEW buys WWE after Vince has died? It is a most unique question. मतलब बेसिकली भाई मैं सिंपल सी बात बोल दूं, ये कोई फैंटेसी नहीं है। और शायद कल परसों मेरे से एक और ये सेम क्वेश्चन किसी ने कमेंट्स के अंदर पूछा था, और मैंने उससे रिप्लाई करा भाई ये 2K20 नहीं चल रही। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि गए बस खरीद लिया। हाँ, कुछ सालों पहले टेड टर्नर की कंपनी विंस ने खरीदी थी, तो अब विंस शायद ऑल एलीट रेसलिंग भी खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा अगले प्रॉब्ली 5-6 सालों तक नहीं होने वाला, क्योंकि AEW का प्लान बिल्कुल अलग है। वो अपने अलग रूट के ऊपर चल रहे हैं, और अगर वो सारा पैसा लगाना चाहे तो शाहिद खान की नेटवर्थ 8 बिलियन से भी ज्यादा की है। विंस मैकमैन की नेटवर्थ अराउंड 1.7 बिलियन के आसपास है अभी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक दूसरे को खरीदने के लिए, आई थिंक कंपटीशन प्रोवाइड करने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग और विंस मैकमैन का भी ऐसा कोई खास प्लान नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओ व्हाट, अगला क्वेश्चन आता है विंस मैकमैन की तरफ से। ओ माय गॉड, ये पूछते हैं व्हाट कैन यू डू टू इंक्रीज माय रेटिंग, गिव आंसर इन पॉइंट। विंस जस्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं आपको अब एक एक पॉइंट बताता हूं। पहला, जो सुपरस्टार डिजर्व करता है उसको पुश दो,
दूसरा, रिकोशे और सेड्रिक अलेक्जेंडर की टीम तोड़ के उनको सिंगल सुपरस्टार बनाओ और उनको भी पुश दो। तीसरा, जो सुपरस्टार्स चैंपियन बनने चाहिए उनको चैंपियन बनाओ। और चौथा, लोगों की सुनो, लोगों की सुनो, लोगों की सुनो, क्योंकि अगर लोगों की सुनोगे तो तुम्हारी कंपनी बढ़िया बन सकती है। आई डोंट नो, ये विंस मैकमैन का अकाउंट जिसने भी पैरोडी बनाया, भाई मेरे आंसर को इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। रेटिंग WWE की बढ़ नहीं रही, ना ही AEW की बढ़ रही है, ना ही NXT की बढ़ रही है, किसी की नहीं बढ़ रही। और इसका मेजर रीजन पैंडेमिक है। जब तक लोग नहीं आएंगे आई डोंट थिंक सो कि रेटिंग में कोई चेंज आएगा। अगला क्वेश्चन आता है शुभम वायद की तरफ से, पूछते हैं भाई आप इंस्टा पर एक्टिव क्यों नहीं रहते। तो भाई कोशिश तो बहुत है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या करना चाहिए इंस्टाग्राम पे ऐसा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फोटो वोटो बना के डाल दी, ये सारी चीजें में मेरे को लगता है कि यार कुछ खास वैल्यू नहीं आती। किस टाइप का कंटेंट अगर मैं यूट्यूब से अलग रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्टा को आप देखना चाहेंगे इंस्टाग्राम पे किस टाइप का कंटेंट, ये लोग आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं कंसीडर करूंगा अगर मुझे कुछ अच्छा आइडिया मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है तेत्सुया नाइटो की तरफ से, पूछते हैं ऑडियंस कब वापस आएगी। भाई आई डोंट थिंक 2021 से पहले कोई भी चांस है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जितनी जल्दी से जल्दी आ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आता है रोनित की तरफ से, पूछते हैं अपोनेंट ऑफ बेली एट समर स्लैम एंड पॉसिबल सुपरस्टार्स फ्रॉम ईच ब्रांड इन द बैटल रॉयल। अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कल ही स्मैकडाउन है, पता लग जाएगा। लेकिन कौन हो सकता है, शेना बेजलर एक ऑप्शन है, और उसके बाद अगर मैं NXT से किसी को देखना चाहूं तो शॉर्टजी ब्लैक हार्ट या फिर किसी इस टाइप के सुपरस्टार को मौका दिया जा सकता है, लेकिन फिर वो रियलिस्टिक नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जो भी बंदा यहाँ पे बेली के अगेंस्ट आएगा उसको टाइटल जीतना भी चाहिए, क्योंकि बेली को मैं अभी देखना भी नहीं चाहता टाइटल हारते हुए। और मुझे लगता है अगर कोई टाइटल हारेगा तो वो साशा होंगी, ना कि बेली एट समर स्लैम 2020। अगला क्वेश्चन आता है सचिन जायसवाल की तरफ से, पूछते हैं व्हाट केविन ओवेंस इज केपेबल ऑफ एंड व्हाट इज ही डूइंग। मुझे लगता है कि केविन ओवेंस क्या केपेबल है हम सब बात जानते हैं। कॉमेडी कर सकते हैं, हील बन सकते हैं, फेस बन सकते हैं, अच्छे रेसलिंग मैचेस दे सकते हैं, प्रोमो कट कर सकते हैं। 5 चीजें तो मैंने ऐसे ही गिना दी। एवरीथिंग दैट केविन ओवेंस डज ही कैन टर्न इट इनटू गोल्ड। लेकिन रिसेंटली उनके साथ कुछ नहीं चल रहा है। विंस के पास अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उम्मीद करेंगे समर स्लैम के बाद उनको कोई अच्छी फ्यूड दी जाए, क्योंकि अभी बस वो अपोलो को बचाने के लिए रॉ पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्रेम दहिया की तरफ से, व्हाट इफ यू गॉट अ चांस टू चूज रॉयल रंबल 2021 विनर, हु वुड इट बी एंड व्हाई फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। भाई जनवरी 2021 में मैं अभी से कैसे बता दूं किसको जीतना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा दो क्यों, तो मैं चाहूंगा कि मेंस रॉयल रंबल CM पंक जीते और विमेंस की रॉयल रंबल AJ ली जीत जाए। दैट्स व्हाट आई वांट। You are the head of tag team division in WWE. What changes would you make to make the division more better? टैग टीम्स जो है उन्हीं को टैग टीम डिवीजन में रहना चाहिए। चैंपियनशिप्स हर पेपर व्यू में लगातार डिफेंड होनी ही चाहिए। ये चीज WWE करती नहीं है, अपने टैग टीम टाइटल्स को भूल जाती है और टैग टीम को तोड़ के सिंगल सुपरस्टार बना देती है, सिंगल्स को जोड़ के टैग टीम बना देती है। दे हैव नो क्लू। सिंपलिस्टिक भी रखें और अच्छे टैग टीम मैचेस भी दें, थोड़ी फ्रीडम दें उनको कि टैग टीम रेसलिंग के मूव्स जो हैं तुम हमें टैग टीम रेसलिंग मैचेस के अंदर शो कर सको, तो वो इसको बेटर बना देगा। और उसके बाद गाइस, विच 5 यंग AEW सुपरस्टार को ज्वाइन WWE इन फ्यूचर। कोई भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई AEW से WWE आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि शायद WWE में साइन नहीं करा इन सुपरस्टार्स ने, इसी वजह से वो आज AEW के अंदर हैं। और गाइस इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, मीर महक की तरफ से, मीर मलिक की तरफ से। भाई अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो जाए तो WWE को रेटिंग्स में कैसे फायदा मिल सकता है। I mean, अभी जैसा चल रहा है वैसा अच्छी खासी रेटिंग्स और कैसा सिनेरियो बनेगा। आई थिंक रोमन रेंस के आने से फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क इतना भी नहीं पड़ने वाला कि रेटिंग जो है वो स्मैकडाउन की 1.7 से 2.8 2.9 पहुंच जाए, 1 मिलियन तक रेटिंग बढ़ जाए। ऐसा जरूर होगा कि जब उनका रिटर्न होगा 1-2 हफ्तों तक रेटिंग अच्छी आएगी और वो वापस फिर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को आदत हो जाएगी। और रोमन रेंस एक अच्छा सुपरस्टार है जो कि ड्रॉ काफी करता है, लेकिन जब तक अरीना में लोग ही नहीं है तो ड्रॉ का कोई मतलब नहीं बनता। और टीवी पे तब तक लोग नहीं देखेंगे अगर शो ओवरऑल अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस रोमन आ गया तो भाई हम स्मैकडाउन देख लेंगे। तो इट हैज टू बी बेटर इन ओवरऑल शो को अच्छा बनाना चाहिए अगर रेटिंग्स को बेटर बनाना है। तो गाइस ये था आज का Q&A एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। मजा आ जाता है हमेशा इनको रिप्लाई करके। गाइस मिलता हूं मैं आपसे अगले फ्राइडे विद Q&A। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।